बहुत समय पहले की बात है। देवपुर नाम की एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थीं, किरण और पायल। किरण बड़ी बहन थी। कम पढ़ी लिखी होने के कारण उसकी शादी एक गरीब किसान मोहन से हो गई थी, जो दूसरों के खेतों में मजदूरी करके अपना घर चलाता था। किरण खुद भी दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा और बर्तन का काम करती थी। पति पत्नी दोनों दिन रात मेहनत करते, तभी जाकर उनके घर का चूल्हा जल पाता था। वहीं दूसरी तरफ छोटी बहन पायल बहुत सुंदर थी। उसकी सुंदरता के कारण उसकी शादी एक अमीर व्यापारी विक्रम से हो गई थी। शादी के बाद से ही पायल के स्वभाव में बहुत बदलाव आ गया था। अब उसे अपने धन, अपने रुतबे और अपनी सुंदरता का घमंड हो गया था। पायल को अपनी बड़ी बहन किरण को नीचा दिखाने में अजीब सा सुख मिलता था। जब भी किरण उसके घर जाती, पायल के ताने उसके दिल को चीर कर रख देते। एक दिन किरण सुबह सुबह अपने काम पर जा रही थी। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात अपनी छोटी बहन पायल से हो गई। दीदी, तुम्हें देखकर तो यही लगता है कि गरीबी सच में बहुत भयानक चीज होती है। जरा अपने हाथ तो देखो, कितने सख्त और रूखे हो गए हैं दूसरों के घरों में काम करते करते। और ये कपड़े लगता है कई सालों से नए ही नहीं खरीदे। पायल, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन अपनी मेहनत से कमाते हैं। भगवान ने जो भी दिया है उसी में हम संतोष और खुशी ढूंढ लेते हैं। खुशी तो तुम्हारे चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है, लेकिन क्या करूं दीदी, मुझे आदत नहीं है कि मैं तुम जैसे गरीब लोगों से ज्यादा बातें करूं। वैसे भी मैं और विक्रम शहर के बड़े बड़े लोगों के साथ उठते बैठते हैं। तुम्हारी तरह धूल मिट्टी में सने लोग हमारे घर आते भी नहीं। पायल की बातें सुनकर किरण की आंखों में आंसू भर आते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। वो समझ चुकी थी कि उसकी छोटी बहन अब पूरी तरह बदल चुकी है। किरण चुपचाप वहाँ से मुड़ जाती है और अपने काम की ओर चल पड़ती है। दिन बीतते गए, लेकिन किरण की जिंदगी में मुसीबतें कम होने के बजाय और गहरी होती चली गईं। एक दिन अचानक किरण के पति मोहन की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। तेज बुखार, कमजोरी और लगातार दर्द ने उन्हें बिस्तर से लगा दिया। किरण ने जैसे तैसे उन्हें डॉक्टर को दिखाया। कई दिनों तक इलाज चलता रहा। जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी, वो दवाइयों और इलाज में एक एक करके खत्म हो गई। अब हालात ऐसे हो गए थे कि घर में खाने तक के पैसे नहीं बचे थे। बच्चे भूख से रोते और किरण बेबस होकर उन्हें सीने से लगा लेती। रात का समय था। घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। एक टूटी सी लालटेन की रोशनी में मोहन खाट पर लेटे दर्द से कराह रहे थे। किरण पास ही बैठी उनका पसीना पोंछ रही थी। किरण, अब तो लगता है मैं ज्यादा दिन नहीं बचूंगा। घर में कुछ भी नहीं बचा, न पैसे न दवाइयां, और बच्चे भी भूखे सो रहे हैं। ऐसा मत कहो मोहन, भगवान पर भरोसा रखो। मैं कुछ न कुछ इंतजाम जरूर कर लूंगी। मैं पायल के पास जाऊंगी। वो मेरी छोटी बहन है, शायद इस बार वो मदद कर दे। अगली सुबह किरण हिम्मत जुटाकर अपनी छोटी बहन पायल के घर पहुंचती है। पायल आलीशान कपड़ों में दरवाजे पर खड़ी होती है, जबकि किरण सिर झुकाए अंदर आने की इजाजत मांगती है। ओ दीदी, आज बड़े दिनों बाद याद आई। बताओ, इस बार किस काम से आई हो? पायल, मोहन की हालत बहुत खराब है। इलाज में सब कुछ खत्म हो गया। बस थोड़े से पैसे उधार दे दो। मैं वादा करती हूँ, हालात सुधरते ही एक एक पैसा लौटा दूंगी। अरे दीदी, ये तो बहुत दुख की बात है, लेकिन क्या करूं? अभी तो मेरे पति सारा पैसा लेकर जमीन खरीदने गए हैं। तुम पहले आई होती तो शायद कुछ मदद हो जाती। पायल, थोड़ा बहुत ही सही, कुछ तो दे दो, बच्चे भूखे हैं। दीदी, अगर मैं हर गरीब रिश्तेदार की मदद करने लगूं तो मेरा अपना क्या होगा? हर किसी की जिम्मेदारी मैं नहीं उठा सकती। पायल की बातें किरण के दिल में छुरी की तरह चुभ जाती हैं। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। बिना कुछ कहे वो धीरे धीरे वहां से लौट जाती है। पायल ने आज तक कभी उसकी मदद नहीं की थी। रास्ते भर किरण यही सोचती रही, जब छोटी बहन ने मुझे ठुकरा दिया तो अब क्या करूं?
तभी उसके मन में एक उम्मीद जागती है। मैं अपने बड़े भाई के पास जाऊंगी, वो मुझे खाली हाथ लौटाएंगे नहीं। ये सोचकर किरण अपने बड़े भाई के घर निकल पड़ती है। भाभी, भैया घर पर है क्या? नहीं, तुम्हारे भैया किसी काम से शहर गए हैं। अगर कोई बात है तो मुझे बता दो। भाभी, मोहन बहुत बीमार है, हमें इलाज के लिए कुछ पैसों की बहुत जरूरत है। किरण, तुम जानती हो भैया घर पर नहीं है, और वैसे भी हमारे घर पर भी खर्चे कम नहीं है। हर किसी की मदद करना हमारे बस की बात नहीं। भाभी, मैं कसम खाती हूँ, जैसे ही हालात सुधरेंगे मैं पूरा पैसा लौटा दूंगी। मैंने साफ कह दिया है, हमारे पास अभी पैसे नहीं हैं। अब और कुछ सुनना है या जाओगी? किरण की आंखों से आंसू लगातार गिरने लगते हैं। वो बिना कुछ कहे वहाँ से लौट आती है। तभी दूर से एक बुजुर्ग साधु भिक्षा पात्र हाथ में लिए गांव की ओर आते दिखाई दिए। उनके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, लेकिन शरीर की हालत देखकर साफ लग रहा था कि वे कई दिनों से भूखे और थके हुए हैं। घर पहुंचकर वो दरवाजे के बाहर थक कर बैठ जाती है। दिल भारी है, दिमाग सुन्न है। उसे समझ नहीं आता कि अब आगे क्या रास्ता बचेगा। सबसे पहले वे साधु पायल की भव्य हवेली के सामने जाकर रुकते हैं। ऊंचा दरवाजा, चमकते पत्थर और अंदर ऐशो आराम का माहौल। बेटी, अगर थोड़ा सा भोजन मिल जाए तो बड़ा उपकार होगा। कई दिनों से पेट में दाना नहीं गया है। अरे बाबा, ये कोई धर्मशाला नहीं है। हर रोज कहीं न कहीं से भिखारी चले आते हैं। ये हवेली ऐसे लोगों के लिए नहीं है, कहीं और जाकर मांगो। पायल की कठोर आवाज सुनकर साधु का चेहरा क्षण भर के लिए मुरझा जाता है। वे बिना कुछ कहे धीरे धीरे आगे बढ़ जाते हैं। कुछ कदम चलने के बाद वे कविता की छोटी सी झोपड़ी के सामने पहुंचते हैं। झोपड़ी सादी थी, पर दरवाजे पर इंसानियत जिंदा थी। बेटी, अगर कुछ खाने को मिल जाए तो आत्मा को शांति मिल जाएगी। बाबा, आप पहले बैठ जाइए। मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो भी ईश्वर ने दिया है उसे खुशी खुशी आपके साथ बांटूंगी। कविता अंदर जाती है और थोड़ी सी सत्तू और गुड़ लेकर बाहर आती है। वो सब कुछ पूरे सम्मान के साथ साधु को दे देती है। बेटी, तूने मेरे शरीर को नहीं, मेरे मन को तृप्त किया है। तेरा दिल बहुत बड़ा है। मैं तेरे इस उपकार का बदला कैसे चुकाऊंगा? बाबा, बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस मेरे पति मोहन बहुत दिनों से बीमार है। आप उन्हें आशीर्वाद दे दीजिए कि वे जल्दी ठीक हो जाएं। साधु मुस्कुराते हैं। वे अपनी झोली में हाथ डालते हैं और बाहर निकालते हैं एक साधारण सा मिट्टी का घड़ा, जो अजीब तरह से चमक रहा था। बाबा, घड़े तो मेरे घर में पहले से ही है, इसका मैं क्या करूं? ये साधारण घड़ा नहीं है। ये तेरे घर में प्रवेश करते ही दुखों को दूर करेगा, और इसमें से जो भी निकलेगा वो तेरे कर्मों का फल होगा। इतना कहकर साधु आंखों से ओझल हो जाते हैं, जैसे वे कभी आए ही ना हों। कविता आश्चर्य और श्रद्धा के साथ घड़े को उठाती है और अंदर चली जाती है। जैसे ही वह कमरे में घड़ा रखती है, खाट पर लेटे मोहन की हालत अचानक बदल जाती है। उसका चेहरा तेज से भर उठता है। कविता, अजीब लग रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैं हिल भी नहीं पा रहा था, और अब मुझे बिल्कुल ठीक महसूस हो रहा है। ये उसी साधु बाबा का आशीर्वाद है। उन्होंने कहा था कि ये घड़ा घर में आते ही दुख दूर कर देगा। धीरे धीरे घड़े से लाल कपड़ा हटाती है। अचानक घड़े के अंदर से सुनहरे सिक्के झरने की तरह गिरने लगते हैं। दोनों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। सुनहरे सिक्कों की चमक देखकर कविता और मोहन कुछ पल के लिए हैरान रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये सब सच है। कविता की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, कृतज्ञता और नई उम्मीद के थे। मोहन ने हाथ जोड़कर मन ही मन साधु बाबा को धन्यवाद दिया। कविता समझ गई थी कि ये धन अगर सोच समझकर न लगाया गया तो यही मुसीबत बन सकता है। उसने तुरंत तय कर लिया कि ये धन ऐश में नहीं, बल्कि मेहनत
और भविष्य बनाने में लगाया जाएगा। मोहन, ये धन हमें किसी परीक्षा की तरह मिला है। अगर हम इसे समझदारी से लगाएंगे तो हमारा भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मेहनत से कमाया हुआ पैसा ही असली सुख देता है। अभी गर्मी का मौसम है। अगर हम छाछ, लस्सी और नींबू पानी का काम शुरू करें तो मेहनत भी हमारी होगी और कमाई भी ईमानदारी से होगी। हाँ, यही सही रहेगा। यहीं से हम अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। अगली सुबह कविता ने कुछ सिक्के संभाले और गांव के एक पुराने व्यापारी लालचंद के पास पहुंची। उसके चेहरे पर घमंड नहीं था, बल्कि आत्मविश्वास था। आंखों में डर नहीं, बल्कि मेहनत का भरोसा झलक रहा था। सेठ जी, मैं दूध और छाछ का छोटा सा काम शुरू करना चाहती हूँ। अगर आप मुझे अच्छी गुणवत्ता का दूध देंगे तो मैं समय पर आपका हर पैसा ईमानदारी से चुका दूंगी। बेटी, तुम्हारे चेहरे पर सच्चाई साफ दिख रही है। जो इंसान मेहनत से डरता नहीं, उसके साथ धोखा नहीं होता। जब तक तुम ईमानदारी से काम करोगी, मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। कविता ने गांव के चौराहे पर एक छोटी सी दुकान सजा ली। मिट्टी के मटके, ठंडी छाछ, मीठी लस्सी और ताजा नींबू पानी। पहले ही दिन लोग स्वाद चखते ही रुक गए। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती गई। शाम होते होते सारा सामान बिक चुका था। गांव के लोग कविता की मेहनत, साफ सफाई और ईमानदारी की खुलकर तारीफ करने लगे। लेकिन ये तरक्की हर किसी को अच्छी नहीं लग रही थी। जब ये खबर कविता की छोटी बहन पायल तक पहुंची, तो उसके दिल में जलन की आग भड़क उठी। जिस बहन को वो कल तक गरीब और मजबूर समझती थी, आज वही अपने दम पर आगे बढ़ रही थी। पायल बेचैनी में अपने कमरे में इधर उधर टहलने लगी। कुछ देर बाद वो चुपचाप कविता के घर के बाहर पहुंची और अंदर से आती आवाजों को छुपकर सुनने लगी। आज तो दुकान बहुत अच्छी चली। लगता है हम सही रास्ते पर हैं। हाँ, ये सब उस साधु बाबा के आशीर्वाद से हुआ। अगर उन्होंने वो घड़ा ना दिया होता तो शायद हम आज भी उसी अंधेरे में होते। ये सुनते ही पायल के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उसे कविता की तरक्की का असल राज समझ में आ गया था। उसकी आंखों में अब पछतावा नहीं, बल्कि लालच और ईर्ष्या साफ दिखाई दे रही थी। उसने मन ही मन एक खतरनाक फैसला कर लिया। जिस तरह भी हो, मुझे वो जादुई घड़ा हासिल करना ही होगा। अब पायल के मन में केवल एक ही बात बार बार घूम रही थी। कविता की तरक्की किसी साधारण मेहनत से नहीं, बल्कि उस जादुई घड़े की वजह से थी। लालच और घमंड ने पायल की समझ पर अंधेरे की चादर डाल दी थी। उसने ठान लिया था, किसी भी कीमत पर वो घड़ा मुझे ही चाहिए। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। पूरा शिवनगर गांव नींद की आगोश में था। दिन भर की मेहनत के बाद कविता और मोहन भी गहरी नींद सो चुके थे। इसी सन्नाटे का फायदा उठाकर पायल दबे पांव कविता की झोपड़ी के पास पहुंची। चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। उसने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गई। अंदर पहुंचते ही पायल की नजरें कमरे में इधर उधर घूमने लगी। तभी कोने में रखा वो मिट्टी का घड़ा उसकी आंखों में चमक बनकर उतर आया। घड़ा लाल कपड़े से ढका हुआ था। पायल के चेहरे पर लालच भरी कुटिल मुस्कान फैल गई। वह धीरे धीरे घड़े की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने घड़े को छूने की कोशिश की, तभी अचानक घड़े से तेज प्रकाश फैल गया। पूरा कमरा एक पल के लिए रोशनी से भर उठा। इसी बीच घड़े के भीतर से एक गहरी और गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। हे मूर्ख और लालची स्त्री, धन का घमंड करने वाला कभी सुखी नहीं रहता। सच्ची अमीरी मेहनत, ईमानदारी और संतोष में होती है। अगर तूने अपनी सोच नहीं बदली तो यही लालच तेरे विनाश का कारण बनेगा। ये सुनते ही पायल के हाथ पैर कांपने लगे। डर से उसका चेहरा पीला पड़ गया। बिना कुछ सोचे समझे वो घरे को छोड़कर तेजी से बाहर भाग गई। उस रात पायल की आंखों से नींद कोसों दूर रही, लेकिन अफसोस, डर के बावजूद उसके दिल से लालच और घमंड निकलने को तैयार नहीं।